जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंप्यूटेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम कक्षा 8 की इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। मतलब कोई घटना कैसे घटित हुई, कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई। इस पे मतलब तारीखों को इतिहास है जो मतलब तारीखों के मतलब एक वक्त था कि हम तारीखों के जादू में खोए रहते थे कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन्हीं तारीखों में गरमा गरम वैसे चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का क्या माना जाता है, पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को ये कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? क्या इतिहास की ये धारणा सही नहीं है? क्यों? क्योंकि हम तारीखों से बहुत इतिहास के बारे में, हमारा जो बीत चुका है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो कई बार कहते हैं ना पहले तो ऐसे होता था, अब ऐसे होता है। तो इस तरीके से हम तुलना करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वैसा ही हमेशा होता रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट बढ़ते देखकर मतलब हम ये सोच सकते हैं कि इस चाय को पीना कब प्रारंभ किया होगा। और रेलगाड़ी में जब हम यात्रा करते हैं तो ये सोच सकते हैं कि रेलगाड़ी का आविष्कार कब हुआ था। तो मतलब इस तरीके से हम सोच सकते हैं। हम जब कभी हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार पढ़ते पढ़ते भी हम ये सोच सकते हैं कि अखबार का आविष्कार कब हुआ होगा। पहले जब कागज नहीं था तो ये किस पे छपते थे और लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है। मतलब किसी एक तारीख को हम तय नहीं कर सकते जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय को पीना प्रारंभ नहीं किया था, क्योंकि इसका स्वाद धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ा और लोगों ने धीरे धीरे इसको रोजाना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लिया। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए एक कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकते। हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि उस दिन ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में हो गई थी। जैसे कोई युद्ध होता है या किसी की ताजपोशी होती है या कोई जन्म लेता है तो उसकी एक निश्चित तारीख बता सकते हैं। लेकिन हम अंग्रेजों ने भारत पर शासन कब करना शुरू किया इसकी कोई निश्चित तारीख हम नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन तो हमेशा लोगों के हृदय में से चालू होता था, हमेशा धड़कता तो रहता ही था लोगों के हृदय में। तो इसकी हम भी निश्चित तारीख नहीं बता सकते। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के वीरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं को उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया। मतलब ये तारीख कौन लिखता था? इतिहासकार लिखते थे कि कौन से समय में राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल कौन सी लड़ाई लड़ी गई, वह कब मारा गया और बाद में कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई
जा सकती है। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। मतलब कोई निश्चित घटना होती है तो उसकी निश्चित तिथि बताई जाती है, जा सकती है। लेकिन जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज करना कब से प्रारंभ किया या राष्ट्रवाद का उदय कब से हुआ, कि ये चीजें ऐसी होती है कि इनकी एक निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती। जैसा कि पिछले की 2 साल की इतिहास को किताबों में आपने देखा, अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, कैसे शहरों और बाजारों का निर्माण हुआ था, कैसे उन्होंने अपनी आजीविका का निर्वाह करना चालू किया, कैसे आजीविका कमाते थे। इस तरीके के नए विचार भी पनपे और संस्कृति व समाज भी बदला। फिर कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है, उस तारीखों का एक महत्वपूर्ण पैमाना होता है। वो महत्वपूर्ण पैमाना क्यों होता है? क्योंकि जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वो तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती जिनकी इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। मतलब हम किसी घटना को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं और फिर उस समय के साथ जोड़कर हम अध्ययन करते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। भारत में जो ब्रिटिश इतिहासकार आए उन्होंने जो इतिहास लिखा तो उन्होंने हर गवर्नर जनरल का इतिहास क्या है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये इतिहास के प्रथम भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे प्रथम गवर्नर जनरल। इसके शासनकाल से शुरू होते थे उनकी इतिहास की कहानियां और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। मतलब ये ऐसे लगता था कि इनका सिलसिला भारत से कभी खत्म ही नहीं होगा। इतिहासकार लिखते ही इनके बारे में थे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों और उनकी उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों का जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बनता जाता था। क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास की चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? मतलब इन गवर्नर जनरलों के अतिरिक्त भारत में जो आम जन थे, साधारण लोग थे, उनके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते थे? ये तो इतिहासकार तो सिर्फ लिखते ही इनके बारे में थे, ये क्या सोचते थे गवर्नर, ये क्या करते थे, ये कैसे रहते थे, क्या खाते थे, मतलब सारी चीजें इन्हीं के बारे में लिखते थे। जब हम इतिहास का या कोई कहानी लिखते हैं तो टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। हम उस कहानी को मतलब याद कर सके टुकड़ों में, एक साथ किसी भी तथ्य को याद करते हैं तो वो याद भी नहीं रहता और अलग अलग टुकड़ों में मतलब वो पिछले टुकड़े से वो अगला अध्याय जुड़ा भी रहे। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मदद करते हो। जो इतिहासकार गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीय की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग, हमें जो हमारा इतिहास है उसका एक अलग खाका तैयार करना होगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी।
हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हमें हमारे जो स्थानीय इतिहासकार है उनकी पुस्तकों को भी पढ़ना पड़ेगा, उनके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो तो ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में लिखते थे, लेकिन जो हमारे स्थानीय भारतीय इतिहासकार थे वो भारतीय जनता के बारे में भी लिखते थे, तो हमको उनके तथ्यों को पढ़ना होगा। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मीड ने 3 विशाल खंडों में एक पुस्तक लिखी। उसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक इसने एक पुस्तक लिखी, और इसने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कौन कौन से कालखंडों में विभाजित किया? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इस तरह में कोई समस्या दिखाई देती है? तो समस्या ही समस्या दिखाई देती है हमको, तो क्योंकि किसी भी देश के इतिहास को धर्म के आधार पर बांटकर नहीं देखा जा सकता। इतिहास को हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये सब अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं कि हम अतीत में के बारे में हम क्या विचार रखते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच जो बदलाव आए हैं वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है और क्यों आए। मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे थे। यह जेम्स मील था, यूरोप निवासी था, स्कॉटलैंड का निवासी था। तो ये क्या समझता था कि सारा जो एशियाई समाज है वो यूरोप के मुकाबले पिछड़ा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। इतिहास की उसकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान जो तानाशाह शासक होते थे उनका राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। इस तरीके से मतलब ये सोचता था। मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए, मतलब पढ़ाई भी यूरोपीय ही लागू की जाए। मील ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर पाएगा। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन में पहला सारा अंधकार का दौर था। इसके अनुसार, जेम्स मिल के अनुसार, अंग्रेजी शासन से पहले यहाँ पर सारा क्या था? अंधकार का दौर था। तो क्या इस तरह की धारणा सही है? इस तरह की धारणा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में तो इतने महान शासक हुए थे जो पूछो मत हो, और अंग्रेजों ने तो सारी परिभाषा ही बदल के रख दी। क्या इतिहास को किसी दौर को हिंदू या मुसलमानों का दौर कहना उचित है? नहीं, उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास में ऐसे भी राजा हुए थे जिन्होंने सभी धर्म को साथ लेकर चले थे और धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं था। किसी युग को केवल उसके धर्म से के हिसाब से तय करना एक उचित बात नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन तौर तरीकों को महत्व नहीं होता था। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, मतलब अलग अलग धर्म के शासक हुए थे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय इतिहासकार कौन कौन से वर्गों में बांट कर देखते हैं? तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये वर्गीकरण किसने किया? ये भारतीय इतिहासकारों का वर्गीकरण था। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं।
इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई, मतलब यह समझ एक तरीके से भारतीय नहीं थी, ये भी पश्चिम से ही आई थी। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, हम इस तरीके से नहीं अपना सकते। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, नहीं यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। लेकिन वर्तमान में आधुनिक समय में क्या है कि लोगों को स्वतंत्रता, समानता और संविधान में सभी को बराबर अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से धारणा ही बदल गई। फिर नेक्स्ट है औपनिवेशिक क्या होता है। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, मतलब जो कोई देश होता है जो दूसरे देश पर जाकर शासन करने लग जाता है और अपने तौर तरीके, रीति रिवाज, धार्मिक सब थोपने लग जाता है, और जो देश जिसके उसके अधीन होता है वो देश उन चीज़ों को मानने लग जाता है, फॉलो कर उसके दबाव की वजह से फॉलो करता है, तो वो एक तरीके से क्या होता है, उपनिवेश हो जाता है। और वहाँ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कोई तरीके का विकास नहीं होता। और भारत ब्रिटिश के लिए क्या था, एक उपनिवेश था। हम किस तरह से जानते हैं, हम किस तरीके से जान सकते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल किया, किस किस का सहयोग लिया, तो ये हम किस तरीके से जान सकते हैं? तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, मतलब अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, अभिलेख तैयार करवाए और अभिलेखों को संग्रहित भी किया। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण स्थान था, मतलब उनको महत्वपूर्ण मानते थे वे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच, सबको मतलब वो क्या करते थे, साफ साफ तरीके से लिखवाते थे, जिससे क्या है, ऐसा करने से वो उस चीज को दोबारा भी पढ़ सकते थे और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है दोबारा। यह इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति भी पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम जितने भी जो अहम दस्तावेज बनाए गए हैं, पत्र बनाए गए हैं, उनको संभाल कर रखना जरूरी होता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सभी जो शासकीय संस्थान थे उनमें अभिलेखागार बनवाए। उन अभिलेखागारों में क्या है, अभिलेखों को क्या है, सुरक्षित रखा गया। मतलब ये एक तरीके से अभिलेखागार संग्रहालय थे, जो उन पुस्तकों को, उनको जो अभिलेख थे जो लिखे जाते थे, उनको सही तरीके से रखा जा सकता था, सुरक्षित। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा में दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में हम देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझावों को देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें भी बनाई गई थी, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह नकल करके भी लिखा जाता था, सुंदर सुंदर और साफ साफ राइटिंग। और जो ऐसे नकल करते थे उनको क्या कहा जाता था, खुशनवीसी, मतलब ये लिखने में माहिर होते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक की भी फैलने लगी थी। इस तरह की तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई प्रतियां भी बनाई जाने लगी और उन प्रतियों को सुरक्षित भी रखा जाने का रिवाज चालू हुआ। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व।
तो अंग्रेजों का क्या नियम था, अंग्रेज ये सोचते थे कि औपनिवेशिक शासन को अगर लंबा चलाना है, औपनिवेशिक शासन स्थापित करना है, तो सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर्वेक्षण इस तरीके से अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि जिस तरह अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है, वैसे ही अगर किसी देश में शासन कर रहे हैं तो वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ का जो क्षेत्र है, उसको जानना भी जरूरी होता है। और 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए जाने लगे। मतलब अंग्रेजों ने भारत का नक्शा तैयार करने के लिए क्या किया, बड़े बड़े सर्वेक्षण करना चालू कर दिया। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना क्या होता था, बहुत जरूरी होता था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। कब से हुई? 19वीं सदी के आखिर से भारत में हर 10 साल में जनगणना प्रारंभ की गई। जनगणना के जरिए वो भारत में के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने लगे। मतलब इस तरीके से। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण भी किया गया, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय और वन सर्वेक्षण भी अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर भारत में किए गए थे। इस तरीके से अंग्रेजों के लिए सर्वेक्षण का बहुत महत्व था। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता था। मतलब अंग्रेजों ने जो रिकॉर्ड्स बनवाए थे और उनको अभिलेखों में लिखवाए थे, तो उनसे हमें क्या पता नहीं लगा सकते थे कि उस समय जो वो लिखते थे। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हमें यह पता नहीं लगता था कि इस बात को वो लोग नजरअंदाज कर दिया करते थे कि साधारण लोग क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। जो भी बात थी वो सरकारी रिकॉर्ड थे और सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी क्या होती थी, वो कैसे रहते थे, सारी चीजें इन सब बातों के आसपास ही घूमती रहती थी। ये नहीं था कि देश के बाकी लोग क्या सोचते हैं, वो कैसे जीवन जीते हैं, इस तरीके के बारे में उनको वो नहीं, इन अभिलेखों से इस तरह के लोगों के जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा, मतलब हमें कहीं और सोचना पड़ेगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स के मुकाबले उनको ढूंढना कठिन होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्रा, यात्रियों की संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने लिखा और अपनी भावनाओं को इन्होंने व्यक्त किया। और इन अभिलेखों से, मतलब इन उपन्यास, पुस्तकों, अखबार, इनसे हम उस समय के साधारण जो लोग थे उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे स्रोत थे, ये सारे स्रोत किसने लिखे थे? ये उन्हीं लोगों ने रचे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। मतलब इनसे भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उस समय आदिवासी, मजदूर, जो अनपढ़ व्यक्ति है वो क्या सोचता है, वो किस तरीके से सोच रखता है, वो क्या करता है। तो इस तरीके से सोच रखने वालों के लिए हमें स्थानीय कवि जो किसी क्षेत्र विशेष में रहते थे उनकी प्रतियों को पढ़ना पड़ता है, और उनकी प्रतियां मिलना भी मुश्किल होता है। इस तरीके से आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।